आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जो आपको स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ाता हूँ। आज हम शुमारियात स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3.11 हमने कंप्लीट किया था और इसके साथ आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने वेटेड मीन को पढ़ा था। वेटेड मीन को जब हमने पढ़ा तो यहाँ पर हमारे पास उसी को थोड़ा सा फर्दर डिटेल से मज़ीद समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.12 An examination was held to decide about the award of the scholarship in an institution। एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे एग्जामिनेशन होल्ड किया गया है। किसके लिए? ताकि हम स्कॉलरशिप दे सकें। द वेट ऑफ द वेरीज सब्जेक्ट आर डिफरेंट। हमारे पास सब्जेक्ट है जी स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। इनके वेट्स गिवन हैं जी 4, 3, 1 एंड 2। कैंडिडेट हमारे पास हैं 4 A, B, C, D। ए ने स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स लिए 70, मैथमेटिक्स में 90 और इकोनॉमिक्स में 50 और इंग्लिश में 60। ये कम्प्लीटली हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। इसमें आप याद ये रखेंगे कि मार्क्स ऑब्टेन द कैंडिडेट आउट ऑफ 100 इन ईच सब्जेक्ट्स। हर सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स 100 थे और 100 मार्क्स में से हर बच्चे ने ये मार्क्स लिए। जैसे हमारे पास डी कैंडिडेट है, उसने इंग्लिश में 100 में से 50 मार्क्स, इकोनॉमिक्स में उसने 70 मार्क्स, मैथमेटिक्स में 40 और स्टैटिस्टिक्स में 92। ये जब हमारे पास इन सवालों के साथ वेट गिवन है, जब हमारे पास क्या गिवन है जनाब? वेट। हमारे पास जब वेट गिवन है तो हमें सिंपली बात ये कि वेटेड मीन मालूम करना है। वेटेड मीन कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले कैंडिडेट ए का मीन मालूम करें, फिर बी का, फिर सी, फिर डी। चारों कैंडिडेट के वेटेड मीन मालूम करें। अब हम कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले हम वेटेड मीन ऑफ ए, इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। अलग अलग हम करते हैं जनाब। सबसे पहले सब्जेक्ट है या वेट, कैंडिडेट ए। अगर कैंडिडेट ए की बात करें तो हमारे पास वेट गिवन है, वो है 4, 3, 1 एंड 2। और ए के मार्क्स, उसको ए एक्स ऑफ ए कह लेते हैं। वो हमारे पास क्या गिवन है जनाब? 70, 90, 60, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 60। इसका मीन मालूम करने के लिए मीन, एक्स बार को कहते हैं मीन, इसके साथ W लिख दें तो ये बन जाएगा वेटेड मीन। वेटेड मीन किसका? ए का। लिहाजा वेटेड मीन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ए की, तो कॉलम या इसका फार्मूला हम लिखेंगे समेशन W x ऑफ ए डिवाइडिंग बाय समेशन W। अगर हम यहाँ पे W का सम करें तो 3 + 1 4 और 4 8 9 और 10। यहाँ पे हमारे पास इसका सम क्या आ गया? 10। आपने W वेट को x के साथ मल्टीप्लाई करना है और x किसका है? A का, कैंडिडेट A का। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 70 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आंसर आ जाएगा 280। 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये हमारे पास 270। 50 को 1 के साथ 50 और 60 को 2 के साथ, तो क्योंकि 6 को 2 से करेंगे तो वो तो आ जाएगा 12, 7 0 120।
इस पूरे कॉलम का जब आप टोटल करते हैं तो वो आपके पास हमारे पास ये आ जाएगा जी 720। 720 को जब आप डिवाइड करेंगे किस पर, समीशन डब्ल्यू एक्स 720 ओवर 10। यहाँ पे हम देखते हैं 720 ओवर 10 डिवाइड करने पे हमारे पास 72 आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं कैंडिडेट बी की। कैंडिडेट बी, इसका वेट वही है 4, 3, 1 और 2। चारों कैंडिडेट के लिए वेट सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो उनके मार्क्स हैं यानी कैंडिडेट बी के मार्क्स वो लिखे जाएंगे और वो आ जाएगा 80, 75, 60 एंड 45। अब इसके बाद हमें एक कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी और वो कॉलम है W। वेट को किसके साथ, उनके मार्क्स के साथ, बी कैंडिडेट के मार्क्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो वेट का टोटल करेंगे, वो तो वही रहेगा 10। यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 80 को 4 के साथ तो यहाँ पे 320। 75 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 225। 60 को 1 से मल्टीप्लाई करें 60, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 90। इस तमाम कॉलम्स का टोटल करने पर 695 आ जाएगा। अब हम मालूम करेंगे वेटेड मीन किसका, कैंडिडेट बी का, और फार्मूला क्या होगा, वही रहेगा समीशन डब्ल्यू एक्स, एक्स बी का यूज़ करेंगे और डिवाइडिंग बाय समीशन डब्ल्यू। यहाँ पे 695 डिवाइडिंग बाय 10, 10 पे डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 69.5। इसी तरह अब हम बात करते हैं कैंडिडेट सी की। कैंडिडेट सी की बात करते हैं। यहाँ पे वेट क्या है, यहाँ पे भी वेट वही रहेगा 4, 3, 1 एंड 2, और सी कैंडिडेट के मार्क्स लिख लेंगे। वो हमारे पास हैं जनाब 85, 75, 45 एंड 65। यहाँ पे अब क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से, ये वेट है, इसको W से डिनोट करते हैं। W को X के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 40, 75 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास वही आ जाएगा 225। 45 को 1 से 45, इसी तरह 65 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो हमारे पास आ जाएगा 130। 130 जब आ गया, यहाँ पर इसका सम अप करें। जब आपने वेट का सम किया तो वो तो वही 10 रहा। W इंटू एक्स, एक्स किसका, सी कैंडिडेट का, इसको मल्टीप्लाई करने से 740 आंसर आ जाएगा। एक्स बार वेटेड कैंडिडेट सी के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं समीशन W एक्स सी ओवर समीशन W। जैसे कि हमारे पास समीशन W एक्स 740 है, 740 को डिवाइड किस पे करना है हमने, 10 पे, आंसर आ जाएगा 74। और लास्ट में हम बात करते हैं कैंडिडेट सी की। कैंडिडेट सी के बाद बात करते हैं कैंडिडेट डी की। डी में जो हमारे पास वेट गिवन है, वेट वही रहेंगे 4, 3, 1 एंड 2। अब मार्क्स किसके लिखेंगे हम, मार्क्स लिखेंगे डी के, तो यहाँ पे एक्स डी लिख देते हैं। वो हमारे पास हैं जनाब 92, 40, 70 एंड 50। वेट का सम करेंगे, वेट का सम फिर हमारे पास 10 आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे W को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और x किसका, D का जनाब मल्टीप्लाई करेंगे। पहला 92 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 368, फिर 120, फिर इसके बाद 70, और फिर यहाँ पे 100, और इसका सम करते हुए 658। x बार वेटेड किसका जनाब, समीशन W एक्स D कैंडिडेट का,
और यहाँ पे समीशन W। जब यहाँ पे हमने डिवाइड करना है 658/10 तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 65.8। ये हमारे पास चारों के चारों कैंडिडेट थे, उनके वेटेड मीन आ गए हैं। अब हम देखते हैं ए का मीन, बी का, सी का और डी का। क्योंकि हमने स्कॉलरशिप देनी है तो स्कॉलरशिप देने के लिए हम देखेंगे किसका वेटेड मीन सबसे हाईएस्ट है। तो जब हमने देखा तो 74, क्योंकि ये 72 है, इट्स लेस देन 74, 69 एंड 65 इज आल्सो लेस देन। तो कैंडिडेट सी जो है वो स्कॉलरशिप के लिए हमारे पास आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? द कैंडिडेट सी is the highest score, so to be awarded the scholarship। कैंडिडेट सी को स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये बहुत ही आसान सवाल था। और 3.11 जो हमने वेटेड मीन को पढ़ा, यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा ए, बी, सी और डी 4 लोग थे। इन चारों लोगों का वेटेड मीन अलग अलग सॉल्व करने के बाद हमने ये देखा कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा या हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, तो वो सी कैंडिडेट की थी। तो लिहाजा हम सी कैंडिडेट को स्कॉलरशिप देते हैं। इसके बाद इसका बी पार्ट, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12 और उसका बी पार्ट। अगर हम इसके बी पार्ट को गौर से देखें, पढ़ें, समझें तो ये अक्सर इम्तिहान में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया होता है। बाज़ औक़ात इसका जो सी पार्ट है वो इम्तिहान में अगर आप पास पेपर्स देखें तो हर दूसरे तीसरे साल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में आया होता है। हालांकि ये लॉन्ग क्वेश्चन लगता नहीं है। जनाब, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और उसका बी पार्ट। अ वेरिएबल वाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम सवाल, इज डिटरमाइन फ्रॉम a variable x by the equation y is equal to 10 minus 4x। सवाल यहाँ से शुरू होगा, फाइंड, क्या फाइंड करें? फाइंड y when, जबकि x is equal to -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and 4 and 5। फिर क्या करना है? एंड शो डैट y बार इज इक्वल टू 10 minus 4x बार। बहुत ही अहम सवाल है। जैसा कि बताया गया है कि अक्सर पेपर में ये सवाल आया करता है और है भी आसान। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है x की वैल्यूज़, तो हम यहाँ पे x की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। x की वैल्यूज़ है हमारे पास -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं। और क्या गिवन है? हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। वो इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 10 + 4x। ये इक्वेशन गिवन है। दो चीज़ें हमारे पास गिवन है, एक x की वैल्यूज़ और दूसरा
एक इक्वेशन। इन दो चीज़ों को मालूम होने के बाद उसने पूछा क्या है, उसने एक नंबर पे पूछा है फाइंड y। तो बहुत आसान है, y की वैल्यूज़ मालूम करनी है जनाब। कैसे मालूम करेंगे? बस x की ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करते जाएं और y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 10 + 4 × -3। यहाँ पे हम सब के लिए एक मर्तबा 10 लिख लेते हैं, फिर इसके बाद प्लस लिख देंगे और फिर हम x की वैल्यूज़ पुट करने से पहले 4 लिखेंगे सब के लिए। ये क्योंकि एक जैसी वैल्यूज़ हैं 4। अब यहाँ पर हम लिखेंगे -2 -1, फिर यहाँ 0 1 2 3 4 और 5 और इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी जो उसका पहला सवाल था। जी सॉल्व करते हैं। पहला यहाँ पे देखें 4 3s are। अच्छा जी, यहाँ पे था माइनस, क्या था? माइनस। यहाँ बाय चांस हमने माइनस की जगह पे प्लस लिख दिया था, लिहाजा अब यहाँ पे हम माइनस लिख लेते हैं। करना क्या है आपने? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 4 3s are कितना होता है? 12। क्योंकि यहाँ -12 है तो ये माइनस के साथ मिलेगा तो प्लस हो जाएगा। तो +12 और 10 को जब आप आपस में प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 22। इसी तरह अब जब आप क्या करेंगे, 4 2s are 8 माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 8 + 10 18, यहाँ पे 14, यहाँ पे 10। 10 - 4 6, 4 2s are 8 तो ये हमारे पास 2। 4 3s are 12 तो 10 - 12 -2, आई थिंक यहाँ पे -6 और -10 आ जाएगा। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास x गिवन था, इक्वेशन गिवन थी, फाइंड y मालूम हो गया। लास्ट पार्ट इसका अब ये है कि हमने क्या करना है, शो डैट, हमने ये साबित करना है कि ये y बार इट्स मस्ट बी इक्वल टू 10 - 4x बार। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें एक तो x बार की ज़रूरत है, एक y बार की ज़रूरत है। पहले हम x बार मालूम करते हैं, समीशन x/n। अब हम क्या करते हैं, समीशन x/n, x का सम, x कहाँ पे है हमारे पास? ये हमारे पास x का कॉलम है। इन वैल्यूज़ का जब आप सम करेंगे तो -3 2 -1 यहाँ तक तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 इस 2 से और 1 से, बाकी 4 और 5 इट्स 9। तो इसका सम 9 हो गया। और कितनी ऑब्जर्वेशन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लिहाजा समीशन x हमारे पास 9 है और n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी 9 है, तो x बार इज इक्वल टू 1। इसी तरह अब हम y बार मालूम करेंगे। y बार, क्योंकि x बार की भी ज़रूरत है और y बार की भी। y बार किसके इक्वल है? समीशन y/n, समीशन y। अब यहाँ से y का जब आप सम करेंगे, ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, 6 से, 2 से, लिहाजा हमें सिर्फ इन वैल्यूज़ को सम अप करना है। इन वैल्यूज़ को जब आप सम अप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 54। इन वैल्यूज़ का सम अप कितना है जनाब? यहाँ पे लिख देते हैं 54। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? समीशन y को।
तो समीशन y हमारे पास है 54। n कितना है? n दोबारा जब आप काउंट करेंगे 3 4 5 6 7 8 9, वो 9 ही रहेगा। तो जैसे ही आप 54 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 6। ये आपके पास x बार और y बार आ गया। अब आपने शो डैट, किस चीज़ को शो करना है? शो डैट y बार इज इक्वल टू 10 माइनस 4 x बार। y बार की वैल्यू हमारे पास क्या है? y बार की वैल्यू 6 है। हम लिखते हैं 10 माइनस 4 इंटू एक्स बार। x बार की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। 6 इंटू 10 माइनस 4 1s आर 4, 6 इज इक्वल टू 10 माइनस 4, इट इज़ 6। तो ये वेरीफाई हो गया, ये शो डैट हो गया। ये बहुत ही आसान सवाल और इम्तिहान के लिए बहुत अहम क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अब हमारे पास आगे आ जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 के हमारे पास टोटल 3 पार्ट हैं और वो तीनों पार्ट एक ही जैसे हैं और इनमें फाइंड करना है हमें कंबाइन मीन, होल मीन, यानी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ का मीन गिवन होगा और हमने क्या करना है? कंबाइन, उन मीन को इकट्ठा करना है, कंबाइन मीन। ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी को यूज़ किया हमने। अर्थमेटिक मीन की 4 प्रॉपर्टीज़ थी, उनमें से एक प्रॉपर्टी थी कि अर्थमेटिक मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। वो प्रॉपर्टी हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व की है, जो 12 का बी पार्ट है। अब हम 13 क्वेश्चन और उसका ए पार्ट करते हैं, जिसमें उसने आपसे पूछा है फाइंड करना है कंबाइन मीन, और ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है अर्थमेटिक मीन की, जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जनाब सवाल नंबर 13 3.13 ए पार्ट, द एवरेज marks obtained by 3 sections of statistics class are given below, are given below। सेक्शन आपके पास है जी 3, एक सेक्शन ए, बी और सी। इनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए सेक्शन में 45, 42 एंड 38, और इनका मीन ए जो 45 स्टूडेंट हैं उनका मीन है 68, 58 एंड 52, ए, बी और सी। और फाइंड क्या करना है? फाइंड द कंबाइन मीन ऑफ द होल क्लासेस। यहीं पे हम लिख देते हैं फाइंड, हमने क्या करना है? फाइंड द कंबाइन मीन ऑफ द होल क्लासेस। तमाम क्लासेस का कंबाइन इकट्ठा करके मीन मालूम करें। बहुत आसान सवाल। कंबाइन मीन, इससे पहले हम अपने टेबल को गौर से देखें। 3 सेक्शन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको हम n से डिनोट करते हैं, और मीन इसे हम x बार से डिनोट करते हैं। कंबाइन मीन का फार्मूला क्या है जनाब? कंबाइन मीन इज इक्वल टू समीशन, ये x बार मीन को और उसके साथ जैसे वेटेड मीन में w लिखा था, कंबाइन मीन में हम c लिख देंगे, c फॉर कंबाइन। तो समीशन यहाँ पे w लिखा था पहले,
अब कंबाइन मीन में n लिखेंगे और उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे और वही काम नीचे समीशन n। पहले वेटेड मीन था तो वेटेड मीन में हम लिखा करते थे समीशन wx ओवर समीशन w। अब कंबाइन मीन में w को रिप्लेस कर देंगे सिंपल n के साथ, तो समीशन nx ओवर समीशन n। और यही जब हमारे पास ग्रुप डेटा था तो हम समीशन fx ओवर समीशन f लिखते थे। अब यहाँ पे सिंपल सा काम है, लेकिन यहाँ पे कंबाइन मीन में x नहीं होता, x बार लिखेंगे n इंटू एक्स बार। यहाँ पे एक कॉलम बनेगा n इंटू एक्स बार, n इंटू एक्स बार। आपने क्या करना है, n की पहली वैल्यू उसको x बार से मल्टीप्लाई कर देंगे। n की पहली वैल्यू है जनाब 45 और 68 x बार की। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 3060। दूसरी वैल्यू है 42 और x बार की वैल्यू है 58। इन्हें मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 2436 आ जाएगा। तीसरी वैल्यू है 38 और 52 x बार की वैल्यू है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1976। अब आपको किन दो कॉलम्स का टोटल चाहिए, फार्मूला हमें बता रहा है, एक तो हमें n इंटू एक्स बार का टोटल चाहिए और दूसरा हमें समीशन n का टोटल चाहिए। समीशन n का टोटल चाहिए तो हम क्या करेंगे, n 45, 42 एंड 38, इनको जब सम अप करेंगे तो 125। इसी तरह जब हम यहाँ पे सम अप करेंगे तो इसका टोटल आएगा 7472। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें। फार्मूले में वैल्यूज़ जब हम पुट करते हैं 7472 ओवर हम 125, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 59.776। इसी तरह इसका बी पार्ट और इसका सी पार्ट है। इसके बी पार्ट में हमारे पास जो गिवन है, हम अब इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। ए पार्ट हमने कर लिया है और बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में भी कहता है 3 टीचर्स। इसके बी पार्ट में 3 टीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स रिपोर्टेड mean examination grades of 75, 82 and 84 for their classes which consisted of 30, 25 and 17 students respectively. Determine the mean grades for all classes। कुछ इसी तरह का सवाल है जो अभी अभी हमने किया है और इस क्वेश्चन में आपके पास 3 क्लासेस हैं। अब यहाँ पे सेक्शन, पहले सेक्शन था, अब हमारे पास क्लासेस A, B और C। इन क्लासेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसे हम n से डिनोट करते हैं वो क्या है हमारे पास। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स A क्लास में 30, B में 25 और 17
और क्लास ए का मीन उसने एवरेज या मीन लिखा होगा। यहाँ पे 3 टीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स रिपोर्ट मीन लिखा हुआ है, तो हम भी यहाँ पे मीन, जिसे हम x बार से डिनोट करते हैं, और वो हमारे पास कितने हैं जी? 75, 82 एंड 84, ये आपके पास आ जाएंगे। और पूछा गया है ग्रेटेड में ओवरऑल मीन। ओवरऑल मीन मालूम करने के लिए यही फार्मूला यूज़ करेंगे। इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, n इंटू एक्स बार, पहला काम n इंटू एक्स बार उसी तरह है, n इंटू एक्स बार, वो हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे 30 को 75 से, यहाँ पे है 30 इंटू 75, तो वो आपके पास 2250, 25 इंटू 82 2050, 17 इंटू 84 1428, इसका सम अप करें 5728 और n का सम कर लें, वो आपके पास आ जाएगा 72। फाइनली फार्मूले में ऐड करें वैल्यूज़ को और सॉल्व कर लें। आपके पास समीशन n इंटू एक्स बार वो है जी 5728 डिवाइडिंग बाय 72। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह इसका सी पार्ट है जो बच्चों ने खुद करना है, जिसमें उसने कहा 45 बॉयज़ हैं और उनका मीन 120.4 है, 37 गर्ल्स और 116.7 इनका मीन वेट है, और 5 टीचर्स का मीन वेट है 1223.1। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ बॉयज़, नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ टीचर्स आ जाएंगे, यहाँ पे उनका मीन और आगे सेम एज इट इज़। आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने काम कर लिया है। 13 का सी पार्ट कोशिश करूँगा कि अगर आप लोगों से ना सॉल्व हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह सॉल्व करके दिखा दूँगा, अदरवाइज़ हम आगे चलेंगे, और वो है जी सवाल नंबर 14। आज हमने इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज है इसके 13 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। तो क्या हर बच्चा ये देखे कि इन 13 सवालों में से हमें किस सवाल में प्रॉब्लम है, उस सवाल की वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखें, समझें, सीखें, और इंशाअल्लाह यहाँ पे जो लेक्चर दिए जाते हैं उसमें एक एक छोटी से छोटी बात भी आपको क्लियर बताई जाती है। अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना हो तो उसको भी हम 2 इंटू 3 लिख कर 6 करते हैं। तो अगर आप हमारे लेक्चर्स गौर व फिक्र के साथ सुने, समझें, तो आपको किसी भी क्वेश्चन की ज़रूरत मज़ीद नहीं पड़ेगी। कोई क्वेश्चन जो आपके जहन में क्रिएट हो, इसके बावजूद भी अगर होता है तो इंशाअल्लाह आप दोबारा उस लेक्चर को सुने, और उम्मीद करता हूँ कि बेहतरीन तरीके से आपको समझ आ जाएगी। हर लेक्चर के आखिर में सिर्फ एक ही बात कि इन तमाम क्वेश्चंस को, इन तमाम डेफिनेशंस को अपने कलम से, अपने हाथों से अपने नोट्स बनाएं। जब आपके नोट्स बनेंगे वो आपका सरमाया होंगे, और वो सरमाया आपको कामयाबियों के सीढ़ियाँ चढ़ाते हुए कामयाबियों की मंजिलों तक ले जाएगा। और वही सरमाया, दूसरे अल्फाज में ये कहूँगा कि जो आपके अपने हाथों से बने हुए नोट्स होंगे, वो जो सरमाया होगा वो कामयाबियों को आपके कदमों में ला के चूमने पर मजबूर करेगा। बहुत शुक्रिया। आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। आप सब घर में रहें और हिफाजत में रहें, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से ही ये ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं। अगर आप अपने घरों में रहेंगे तो महफूज रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।